मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र है, लिहाजा सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। तो बजट को लेकर आम आदमी से लेकर उद्यमियों और लघु उद्यमियों के लिए राहत की उम्मीद है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तो मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट ये है। तो अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। तो सभी को उम्मीदें इस बजट से, आम जनता से लेकर उद्योग जगत तक उम्मीदें काफी हैं। तो उद्यमी और लघु उद्यमियों को उम्मीदें, नौकरी पेशा लोगों को भी राहत की उम्मीद है। तो 1 फरवरी को ये बजट पेश होगा और उससे पहले आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार वित्त मंत्री की तरफ से पिटारा खुलेगा आम जनमानस के लिए। तो मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट रहने वाला है। हमारे साथ अर्थशास्त्री राजेश्वर पैनवली हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। राजेश्वर जी, चूंकि अब बजट पेश होने का वक्त आ गया है और सबकी नजर है कि इस बार वित्त मंत्री क्या कुछ उपहार आम जनता को, आम जनमानस को देती है। उम्मीदें हर वर्ग को है, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या उम्मीद? नमस्कार रितु जी, और नेटवर्क 10 का भी धन्यवाद। देखिए, बजट अभी एक आपने जैसे कहा कि इंटरिम बजट है, 4 महीने का बजट है जी। ट्रेडिशनली ये होता है कि इस बजट में ज्यादा पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद नई सरकार आएगी जी। हम मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद रिपीट होगी, उम्मीद की जा रही है कि रिपीट होगी। तो तब भी आपको करना होता है, इंटरिम बजट ही पास करना हो तो इंटरिम बजट। तो बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद जो लगाई जाती है, मुझे लगता है कि इस बजट से करनी चाहिए जी। फिर भी जो लोगों का है कि 2019 में जब इंटरिम बजट पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया था, उस समय भी कई जो सोशली बेनिफिशियल योजनाएं थी वो सब लाई गई थी जी। उस टाइम भी कई ऐसी भी योजनाएं थी जिनके लिए उस टाइम माना जाता था कि शायद मतलब इस टाइप के बजट लाया जाए, सिंपल से टाइप का बजट हो, उसके अलावा कोई बजट में ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाए। लेकिन तब उन सब के बावजूद भी उस टाइम भी काफी चीजें ला करके दी गई। इस बार जो माना जा रहा है, इस बार जो थ्रेशोल्ड है, जो आप सैलरीड की बात करें, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन आदमी की बात करें, सबसे ज्यादा लोग सैलरीड वालों पे रहते हैं। तो सैलरीड पे जो उम्मीद है, देखिए अब 2 रेजिम आ गए। तो कहा जाता है ओल्ड रेजिम और कहा जाता है न्यू रेजिम। अभी भी ओल्ड रेजिम भी चल रहा है, न्यू रेजिम भी चल रहा है। ओल्ड रेजिम में कुछ बेनिफिट है, लोग चाहते हैं वो बेनिफिट बढ़े। हमें लगता भी इस बार कि शायद ओल्ड रेजिम में भी कुछ बेनिफिट बढ़ाए जाए। और जो न्यू रेजिम में आपको बहुत से डिडक्शन नहीं दिए जा रहे, जो न्यू रेजिम वाले हैं उनका भी कहना है कि जो कुछ चीजें हैं, सेविंग की स्कीमें हैं, चाहे वो पीएफ की मान लीजिए, चाहे एलआईसी की मान लीजिए, चाहे इंश्योरेंस की, एलआईसी तो क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस की स्कीमें मान लीजिए, चाहे हाउस लोन की स्कीमें मान लीजिए। तो जो न्यू रेजिम में है उसमें भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेनिफिट्स आएंगे। और मुझे भी लगता है कि शायद इस बार उसको कहीं ना कहीं से न्यू रेजिम को भी इस ढंग से लिया जाएगा कि जो लोगों में उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करे। न्यू रेजिम की में भी कुछ बेनिफिट जो ओल्ड रेजिम के, खास करके स्पेसिफिकली जो सेविंग से रिलेटेड, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने से रिलेटेड है, या मेडिकल से रिलेटेड है, उस ढंग की स्कीमों को न्यू रेजिम में भी दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है जी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, अगले 25 सालों का विजन है, उस विजन को भी स्ट्रीमलाइन रखने के लिए भी बहुत सी चीजें करनी है। उसमें से ग्रीन बॉन्ड का विजन भी, मतलब ग्रीनरी का भी है कि हाइड्रोजन लाया जाए, इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। तो जो ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल की बात भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार शायद ग्रीन बॉन्ड लाया जाए, तो नेशनली हो सकता है इंटरनेशनली भी फ्लोट किया जाए, जिससे कि कुछ फंडिंग, एक्स्ट्रा फंडिंग आए, तो हम उससे न्यू रेजिम में जा सके। हमारे पास कुछ ऑलरेडी जैसे 80 करोड़ के राशन की योजना तो आपने देखी, लेके बढ़ाई दी गई है 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन की योजना। इस ढंग की जो मनरेगा से लेकर दूसरी जो सोशल स्कीमें हैं, उनमें भी लगता है कि कुछ इम्पैक्ट दिया जाएगा, कुछ एडिशनल बेनिफिट लोगों को दिए जाएंगे जी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात लगातार सुन रहे हैं, लगातार आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं से एडिशनल फंडिंग की जाए, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जैसे उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बैकअप है, जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, कि भाई
आपने कोई चीज दी, उसके पीछे सिक्योरिटी भी तो रहना चाहिए ना सिस्टम। तो जी। सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, उनके डाटा फील्ड है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से आदमी तो अपने दिमाग से काम करता है, आदमी के दिमाग में डाटा बैठ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां से डाटा पिकअप करता है उसका भी जी। लाइब्रेरी, उसका भी स्टोरेज सिस्टम बढ़ाया जाए, जिससे कि दोनों बातें, जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, यंग यूथ हैं, उनको रोजगार मिले, जो डाटा बैंक में काम करें, डाटा बैंक के लिए इस्तेमाल चीजें ला करके दें, और उसके साथ नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि आगे उसमें बढ़े। एक साथ साथ बड़ा चल रहा है, आप लगातार देखते हो कि जी बिटकॉइन से लेके वैसे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जी। कि क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ा कह रहा है कि लीगल है, इलीगल है। हम लोग कहते हैं कि लीगल है, जी। लेकिन लीगली टेनेबल नहीं है। मतलब जी। लीगल तो है, बिटकॉइन लीगल, हम कर नहीं करेंगे इलीगल, हम तो टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन लीगली टेनेबल मतलब आप उसको ले जाकर के बाजार में से कोई चीज खरीद नहीं सकते कि आप एक बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी आप लेकर के जाओ, उससे यहाँ कम से कम एटलीस्ट इंडिया में नहीं खरीद सकते। एक कंट्री ने वर्ल्ड में ट्राई किया तो वहां भी वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली फेल हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी रेगुलेशन लाने की कहीं ना कहीं से योजना लगातार चल रही। अब स्मॉल और छोटे स्केल की बातें करें तो उसके पास ऑलरेडी बेनिफिट दिया जा रहा है, और मुझे लगता है जैसे लास्ट टाइम भी मुद्रा योजना से लेकर फंडिंग स्कीमें लेकर के लाए, अभी भी 2 करोड़ रुपए तक विदाउट सिक्योरिटी की स्कीमें बैंकिंग में, वो सब स्कीमें वापस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई जाएगी। तो काफी क्षेत्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई जाएगी, और किसानों को भी कहीं ना कहीं से मॉडर्न किसान मिल जाएगा, जिससे कि उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो, और बेनिफिट जो ऐसा हो जो बिना ज्यादा मिडिल मैन के उनको डायरेक्ट पास ऑन हो, जिससे उनकी इनकम रियल सेंस में बढ़नी शुरू हो। अभी तक लगातार ही झगड़ा चलता है कि डायरेक्ट मार्केट से नहीं जुड़े होते, उनको कहीं ना कहीं से डायरेक्ट मार्केट से जोड़ा जाने की उम्मीद है। बिल्कुल राजेश्वर जी, और देखिए किसानों पे ज्यादा फोकस सरकार का रहा है, तमाम बजटों में भी देखें तो कुछ ना कुछ राहत किसानों के लिए रही है। इसके साथ ही देखिए मध्यम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बजट से ज्यादा उम्मीदें करता है, कहता है उद्योग जगत को तो मिल जाएगा कुछ बजट से, या मिड जिस तरह से लोअर क्लास है उनको भी मिल जाएगा, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए जो घर का किचन है उसमें कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो लगातार सारे बजट को कंट्रोल करके रखती है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो टैक्स की छूट है वो महिलाओं के लिए अलग से देनी चाहिए, इस पर भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार थ्रेशोल्ड रहेगा, महिलाओं को जिस ढंग से देख रहे हैं पार्टिसिपेट किया जा रहा है, चाहे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, चाहे लोकसभा में हो, राज्य विधानसभा में हो, सब जगह का रिजर्वेशन का प्रपोजल चल रहा है, तो महिलाओं को भी एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, और हो सकता है कि टैक्स में भी एडिशनल बेनिफिट हो। लेकिन जो आप महिलाओं के किचन की बात करें, इन चीजों की बात करें, तो बेसिकली जीएसटी से कवर्ड होता है जी। वो अधिकतर चीजें आप देखते हो कि जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी लग गया, या उस टाइप की जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वो डायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ डील होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहीं ना कहीं स्टेट को भी इन्वॉल्व करता है, लेकिन मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसको लाए हुए 5-6 साल के करीब हो चुके हैं, 6 साल के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता चल रहा है, और कलेक्शंस भी बढ़ रही है लगातार, सरकार की जीएसटी से कलेक्शन भी बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि उसको भी स्ट्रीमलाइन करके कहीं ना कहीं से ढंग से लाया जाएगा कि जो मिडिल क्लास के जो डेली उपयोग की चीजें हैं, चाहे किचन का सामान हो, चाहे डे टू डे अफेयर्स मीट आउट करने के दूसरे सामान हो, उनका भी किया जाए, और जो दूसरी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड की जाए, जिससे, और जीएसटी में अगर कुछ सेंट्रल से कोई एक्ट में ही सेल्फ अमेंडमेंट करना हो, जैसे कुछ प्रोविजन तो सेंट्रली अमेंड कर सकती है जो अल्टीमेटली राज्यों से भी अप्रूव होगा, लेकिन वो अमेंडमेंट अगर एक्ट में करना हो तो कुछ कह जाए यहाँ तक, लेकिन रेट की बात है, रेट स्टेट और सेंट्रल के साथ मिलजुल के होगा, और वो स्ट्रीमलाइन होगा, कहीं ना कहीं से उसकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी की जाएगी कि जो मिडिल क्लास पे कहीं ना कहीं से उसका कम प्रभाव पड़े। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज्यादा दिक्कत मिडिल क्लास को है, उसके पास सबसे ज्यादा एक नंबर 1 की इनकम आती है, ऑलरेडी टैक्सेबल होती है, दिखाई देती है, सबकी नजर में आती है, और ऐसे कई जगह है जहाँ कई लोगों की नजर में नहीं आ जा पाते, और उनका बेनिफिट उनको लंबा चौड़ा मिल जाए। इसके साथ ही राजेश्वर जी, जिस तरह पुरानी पेंशन योजना की बात की जा रही है कि एक बार फिर से लोग जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे थे कि एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लाई जाए या कुछ बदलाव उसमें किया जाए जिससे लोगों को फायदा मिल सके, क्या इससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बजट में कुछ पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या कुछ नया देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक है, तो बजट तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो चुनाव को भी प्रभावित करे। देखिए पुरानी पेंशन योजना में लगातार फाइनेंस मिनिस्टर लेके सबने बताया कि उसका जो इम्पैक्ट है
उसका इम्पैक्ट जैसे आप उसमें पुरानी पेंशन योजना के में जाएंगे, जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट डायरेक्ट कहीं ना कहीं से आपके जो डेवलपमेंट विकास के जो फंड है उसमें कटौती आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जी। वो फंड अब आज की डेट में उन्होंने ऐसा जो नई पेंशन योजना में चीजें स्ट्रीमलाइन कर दी है कि विकास के साथ वो पैसे आपको मिलते रहे। अब वो पुरानी पेंशन योजना में था कि आपको चाहे विकास हो ना हो आपको इतने अमाउंट मिलता रहेगा। उसका अगर बजट में देखें तो उसका एलोकेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जो मेरी जी। व्यक्तिगत वो है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। हो सकता है कि जो जो नई पेंशन योजना है उसमें कुछ लोअर मिडिल क्लास या लोअर तबके को कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जाए जिससे उनकी कुछ इनकम एश्योर हो जाए, जी। जो अभी तक चांसेस है कि ज्यादा एश्योरेंस उसमें है नहीं। जी, इसके साथ ही राजेश्वर जी, कहा जा रहा है जिस तरह से राजकोषीय जो कोष है उसको मजबूत करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहीं ना कहीं जोर देंगी, इसको आपसे समझना चाहूंगी। शायद क्वेश्चन में ठीक से समझ नहीं पाया। राजकोषीय योजना में जी, देखिए लगातार राजकोषीय मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं उस पर जोर दिया जाएगा कि किस तरह से मजबूती रखी जाए, उसके साथ तमाम जो उम्मीदें हैं वो की जाए। राजकोषीय तो देखिए मजबूत अर्थव्यवस्था तो हमारी मजबूत है ही है। हम आगे के लिए भी कोशिश कर आगे के लिए भी लगाइए कि हम जी। थर्ड नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और ये भी मान के चल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी टच करने जा रहे हैं। तो राजकोषीय योजना अगर मजबूत नहीं है तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि शायद या तो मेरे क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है जी। या आप, लेकिन राजकोषीय योजनाओं में देखिए इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, जी। आप इंडस्ट्री भी बढ़ा रहे हैं, आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी इंडिया में देते चल रहे हैं। जी। तो जो बाकी देशों से लोग हट रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर हमारे पास है तो फंड हमारे पास ही आएंगे और हमारा एक्सपोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ता रहेगा। और एड ऑन सर्विसेज मतलब कुछ चीजें होती है जो हाफ बन के आती है और हाफ ही बन के आते हैं तो उसमें से कुछ एड ऑन करके बाहर वापस भेज जाती है। उन सब एरिया में भी हो रहा है, चाहे वो सेमी कंडक्टर का एरिया हो, चाहे और कोई भी टेक्निकल एरिया, मान लीजिए चाहे हवाई जहाज से बनाना हो, चाहे आर्मी के लड़ाकू विमान बनाने, उस सब एरिया में कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकली बन रहे हैं। तो ठीक है, वो राजकोषीय मजबूती है और उस मजबूती को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है और वो और ज्यादा हो वो कहीं ना कहीं प्रयास किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान भाषा में ये सब समझाने के लिए। और उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो लगातार चाहे वो मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो या तमाम तरह के उद्योग हो, हर कोई इस बजट से उम्मीद लेकर बैठा हुआ।